हम में से सभी लोग म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह से देखते हैं, बट रियलिटी में ये म्यूचुअल फंड मैसिव इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कंटिन्यूसली मार्केट को स्टडी करती हैं और मैक्रो और माइक्रो ट्रेंड्स को देख करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम उनके मूव्स और डिसीजन को केयरफुली स्टडी करें तो हमें मार्केट के ऐसे इंसाइट मिल सकते हैं जो अच्छी से अच्छी रिसर्च फर्म भी नहीं बता सकती हैं। जैसे कि पिछले कुछ महीने पहले एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा है जिसने कि अपना 18% डेट पोर्टफोलियो बेच दिया और उसे उन सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो जनरली वॉलेटाइल माने जाते हैं। वहीं इंडिया का सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड उसने एक ऐसा कॉन्ट्रेरियन बेट लिया है जो कोई म्यूचुअल फंड नहीं ले रहा है। सो हर म्यूचुअल फंड कुछ कहता है, बट उसे समझने के लिए हमें केयरफुली डेटा के अंदर जा करके फिर उसे सुनना पड़ेगा, और मैंने वैसा ही किया। तो इसके लिए मैंने इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड के पिछले 6 महीने के मूव्स को बहुत केयरफुली स्टडी किया, एक एक डेटा पॉइंट को जोड़ा, घंटों एनालिसिस किया, और आज के वीडियो में हम इन फंड के एसेट एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और मार्केट कैप मूवमेंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट में कौन सा बड़ा पैटर्न निकल के आ रहा है। कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड इतने ड्रास्टिक और अग्रेसिव मूव ले रहे हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए एक डीपली रिसर्च्ड और डेटा पैक वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपनी लर्निंग और रिसर्च आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरी एक क्यूरियस रिसर्च का रिजल्ट है। लास्ट 6 मंथ स्टॉक मार्केट के लिए काफी वॉलेटाइल रहे हैं। 2025 एंड में टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट दिखने लगा। जैन 2026 में आईटी कंपनी का फॉल शुरू हुआ और एआई का रिस्क विजिबल हो गया। फेब में ईरान वॉर शुरू हुई और मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो गया। फेब में मैसिव फॉल आया था और तभी से मार्केट साइडवेज ही रहा है। इंडिया के ओवर वैल्यूएशन की बात अक्सर होने लगी है। तो ऐसे में मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इन सब नॉइज से दूर म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या कर रही हैं। अब मैं सारे म्यूचुअल फंड तो एनालाइज नहीं कर सकता, तो ब्रॉड ट्रेंड समझने के लिए मैंने 2 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को स्टडी करने का प्लान बनाया। पहला है मल्टी एसेट फंड्स, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अभी के कुछ महीनों में एसेट एलोकेशन कैसे चेंज कर रही हैं। क्या पैसा गोल्ड में मूव कर रही हैं या इक्विटी में या फिर डेट में। मल्टी एसेट फंड इस ट्रेंड को समझने के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहां फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी 3 एसेट में मिनिमम 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा है फ्लेक्सी कैप फंड्स, इक्विटी के मूवमेंट को समझने के लिए कि क्या इक्विटी में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, कहीं कैश में तो रिजर्व करके नहीं रख रहे हैं। ये सब जानने का सबसे अच्छा तरीका है। यहां मैंने फ्लेक्सी कैप चुना क्योंकि यहां फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेगमेंट में एलोकेशन फ्रीली चेंज कर सकता है। यहां मल्टी कैप फंड्स सही नहीं होंगे। अब इन दोनों सेगमेंट में फंड चूज करने के लिए मैंने 2 रूल बनाए हैं। पहला है कि फंड एक्टिव फंड होना चाहिए। इससे फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्रीडम होगी कि वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कुछ अपने एलोकेशन चेंज कर सकता है। दूसरा कि फंड एटलीस्ट 3 साल में टॉप परफॉर्मिंग फंड होना चाहिए। सीखने के लिए तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, बट विनर से सीखने के लिए ज्यादा चांसेस हैं। यहां विनर निकालने के लिए मैंने सिर्फ प्योर रिटर्न ही नहीं चुना है। इसके लिए मैंने उन फंड्स को चुना है जिनका अल्फा सबसे ज्यादा है। अगर आपको नहीं पता है तो अल्फा ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितना बेहतर रिटर्न देता है, बट एट द सेम टाइम अगर फंड का बीटा बहुत ज्यादा है, मींस फंड अपने इंडेक्स से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो भी उसका अल्फा इंपैक्ट हो जाता है। बेसिकली हाई अल्फा फंड चुनने से हमें वो फंड मिलते हैं जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न तो दे रहे हैं, बट उनकी वॉलेटिलिटी रिलेटिवली कम है। ये हायर क्वालिटी फंड हैं। इन्हें पता है कि वॉलेटिलिटी को मैनेज करते हुए अच्छे रिटर्न्स कैसे जनरेट करना है। तो इस बेसिस पर ये 10 मल्टी एसेट फंड और ये 10 फ्लेक्सी कैप फंड निकल करके आ रहे हैं। ये पिछले 3 सालों में टॉप 10 अल्फा जनरेटिंग फंड हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिस्ट ध्यान से भी देख सकते हैं। मैं इनके नाम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट प्लीज इन्हें रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। ये सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए है। अब लिस्ट मिल गई है तो देखते हैं डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में देखते हैं मल्टी एसेट फंड को। यहां पर मैंने इन 10 मल्टी एसेट फंड्स के 6 मंथ्स का एसेट एलोकेशन का डेटा कंपाइल किया और उनके 6 मंथ्स के ट्रेंड को प्लॉट किया। मैं क्लैरिफाई करूंगा कि म्यूचुअल फंड का डेटा पब्लिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो ये डेटा वीडियो बनाते समय 31 मई तक ही अवेलेबल है। तो इस डेटा को देखते हैं तो ऐसा ट्रेंड निकल करके आता है। सबसे ज्यादा इंक्रीज इक्विटी में हुआ है। कलेक्टिवली मल्टी एसेट फंड ने 2% से भी ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाया है। सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि कमोडिटी मींस गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर कम हुआ है। इस पीरियड में कैश में एक्सपोजर कम हुआ है। इट मींस मल्टी एसेट फंड ने अपना कैश
रोटेट करके इक्विटी में मूव करना शुरू कर दिया है। इस पीरियड में गोल्ड और इक्विटी दोनों के प्राइसेस कम हुए, बट मल्टी एसेट फंड ने गोल्ड के बजाय इक्विटी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर किया है। इसके अलावा डेट और रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर बढ़ा है, बट ये सारे एक्सपोजर जो है इक्विटी से काफ़ी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड भी डेट इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल था, और अब वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी अवेलेबल है। इसके बारे में जानने के लिए ये नेक्स्ट छोटा सा सेक्शन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्री डिफाइंड रिटर्न स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, और ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स पहले से ही डिफाइंड होता है। पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हायर मिनिमम अमाउंट होते थे, और ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट तक ही लिमिटेड रहता था। आज विंटवेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म पर 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। विंटवेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां अक्सर BBB से A रेटेड बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, जो लगभग 9 से 12% पर एनम का फिक्स रिटर्न ऑफर करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आप UPI या नेट बैंकिंग से इन्वेस्ट करके एक पर्सनल डैशबोर्ड पर सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि विंटवेल्थ खुद हर बॉन्ड में 2% इन्वेस्ट करता है, जो उनका अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस दिखाता है। सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। अगर जरूरत पड़े तो आप मैच्योरिटी से पहले भी इन्हें बेच सकते हैं प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक फिक्स रिटर्न ऑप्शन देख रहे हैं तो विंटवेल्थ जरूर चेक कीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं और मल्टी एसेट फंड के डेटा को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि स्पेसिफिक फंड क्या कर रहे हैं। डेटा देख करके तो क्लियर है कि इक्विटी में इंक्रीज एक्सपोजर एक यूनिफॉर्म ट्रेंड है। SBI, क्वांट, टाटा, आदित्य बिरला फंड और क्वांट ने सभी ने 5% या उससे ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर इंक्रीज किया है, बट गोल्ड में ट्रेंड यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ फंड ने इंक्रीज किया है बट कुछ ने रिड्यूस किया है। वहीं जहां क्वांट ने गोल्ड एक्सपोजर मेजरली कम किया है, टाटा ने इसे बढ़ाया है। बाकी कहीं भी कोई मेजर ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, बट कैश का ट्रेंड तो काफी क्लियर है। मेजरली सारे म्यूचुअल फंड कैश से पैसा निकाल करके डिफरेंट एसेट में डिप्लॉय कर रहे हैं। मींस सारे म्यूचुअल फंड एज्यूम कर रहे हैं कि अब मार्केट में ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो गया है, एक्सेप्ट व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड। वो कुछ अलग कर रहे हैं। इसने मुझे वाकई में सरप्राइज कर दिया। वहीं जहां सब इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, इन्होंने इक्विटी में से सिग्निफिकेंटली पैसा निकाला है, डेट से भी एक्सपोजर रिड्यूस किया है और इसका एक बड़ा पोर्शन रियल एस्टेट मींस रीट्स में इन्वेस्ट किया है। ये 13% कैश भी होल्ड करके रखे हुए हैं। इस सिचुएशन में ये कुछ तो अलग कर रहे हैं। सीम्स व्हाइट ओक किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। अब ये कैश कहाँ डिप्लॉय होने वाला है ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इक्विटी में तो शायद नहीं होगा बिकॉज वहीं से तो उन्होंने रिड्यूस किया है, तो गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आप व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड होल्ड कर रहे हैं तो अगले कुछ महीने केयरफुली से वॉच जरूर कीजिएगा। यहाँ कुछ थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। इस पॉइंट में मैं थोड़ा और क्यूरियस हो गया। मैं एनालिसिस यहीं छोड़ने नहीं वाला था। मैं जानना चाहता था कि एक मल्टी एसेट फंड जनरली इक्विटी, गोल्ड और डेट का क्या परसेंटेज मेंटेन करता है। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑब्जर्व किए। वाइल मल्टी एसेट फंड्स को एटलीस्ट 3 एसेट में इन्वेस्ट करना होता है, बट मोस्ट ऑफ द मल्टी एसेट फंड्स इक्विटी सेंट्रिक ही हैं। एवरेज एक्सपोजर 58% है और कुछ केसेस में तो ये 68% तक चला जाता है। तो कुछ फंड तो टेक्निकली इक्विटी फंड्स ही हैं। मुझे ऐसा लगा था कि रीसेंट अनसर्टेनिटी में इन फंड्स ने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया होगा, बट ऐसा नहीं है। एवरेज कमोडिटी इन्वेस्टमेंट 12% के करीब है और ये 10% से 15% के बीच में ही होवर कर रहा है। एक्चुअली डेट पोर्शन कमोडिटी पोर्शन से कहीं ज्यादा है, और ये तब जबकि पिछले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस काफी बढ़ी हैं। इट मींस मल्टी एसेट फंड से आप गोल्ड या सिल्वर में एक्सपोजर काफी लिमिटेड ही रख पाते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मल्टी एसेट लिख करके बताइएगा। तो मल्टी एसेट फंड के एनालिसिस से ये कंक्लूजन निकलता है कि सबसे पहले सारे फंड्स इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। मींस वो बेट कर रहे हैं कि अब स्टॉक मार्केट का रिवाइवल होगा। दूसरा ये कि गोल्ड में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इट मींस सभी ये बिलीव कर रहे हैं कि गोल्ड में अब मीनिंगफुल इंक्रीज नहीं होगा। तीसरा ये कि सभी अपना कैश डिप्लॉय कर रहे हैं। मींस उनको लग रहा है कि अब अनसर्टेनिटी पास हो चुकी है, सिर्फ एक व्हाइट ओक के फंड को छोड़ करके, जिनकी ओपिनियन थोड़ी सी अलग है।
अब टाइम ही बताएगा कि मेजॉरिटी सही है या ये सही है। बट ये एनालिसिस अभी अधूरा है। मल्टी एसेट में तो इक्विटी ट्रेंड दिख रहा है, बट फ्लेक्सी कैप जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं वहां असली पिक्चर दिखेगी। इक्विटी का ट्रेंड फ्लेक्सी कैप से बेहतर तो कौन ही बता सकता है। तो इसी के साथ जाते हैं सेक्शन 2 पर, जहां पर फ्लेक्सी कैप को स्टडी करना है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिल रही होगी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे कई दिनों की मैसिव रिसर्च लगती है। अगर आप मेरे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने थोड़ा और डेटा स्टडी करना शुरू किया। यहाँ मैंने एसेट एलोकेशन के साथ सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन, मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझा। सारा डेटा कोलेट किया और यहाँ ट्रेंड तो और भी स्ट्रांग दिखा। यहाँ इक्विटी का एवरेज इंक्रीज 5% से भी ज्यादा था और साइमल्टेनियसली डेट और कैश में क्लियर रिडक्शन दिखाई दिया। वहीं जहाँ मल्टी एसेट फंड ने डेट रिड्यूस नहीं किया था, फ्लेक्सी कैप ने तो ऑल आउट इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फ्लेक्सी कैप को मिली हुई ये फ्लेक्सिबिलिटी जनरली मुझे काफी पसंद आती है। वो स्ट्रांग कन्विक्शन होने पर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के स्ट्रांग मूव ले सकते हैं, जैसे कि इक्विटी में उन्होंने यहाँ पे लिया है। यहाँ कई बिग मूवर्स मिले। मोतीलाल ओसवाल ने अपना पूरा डेट मूव करके इक्विटी में शिफ्ट कर दिया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने पहली बार मेजर इक्विटी मूव्स किए हैं। पराग पारिक ने अपना डेट पोर्टफोलियो रिड्यूस करके इक्विटी और रियल एस्टेट में पैसा मूव किया है। अगर आप पराग पारिक के फंड मैनेजर राजीव ठक्कर को फॉलो करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि वो इक्विटी में एक्सपोजर कब बढ़ाने वाले हैं। बट आई थिंक इट इज़ विजिबल कि वो टाइम आ गया है। पराग पारिक का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक नई चीज़ है। इनका रियल एस्टेट में एक्सपोजर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है। सबसे डायनेमिक मूव्स तो मोतीलाल ओसवाल की है। उन्होंने अपना डेट पोर्टफोलियो पूरा जीरो करके इक्विटी में मूव कर दिया है। तो ये तो काफ़ी स्ट्रांग कन्विक्शन बताता है। वैसे मोतीलाल ओसवाल ऐसे स्ट्रांग मूवमेंट के लिए जाना जाता है। बट अगर पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप जैसे बैलेंस्ड फ्लेक्सी कैप फंड भी इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं तो ये इक्विटी के स्ट्रांग ट्रेंड को शो कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये सारा पैसा इक्विटी में मूव तो कर रहे हैं, बट कहाँ लेके जा रहे हैं। ये है अगला एनालिसिस। यहां पर मैंने सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन को स्टडी किया। क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि मल्टी एसेट फंड हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स और सर्विसेज की तरफ मूव कर रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेगमेंट में इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। अगर आप थोड़ा मार्केट को देखते हैं तो हेल्थ केयर एक डिफेंसिव सेक्टर है। यहां जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि म्यूचुअल फंड कॉशियस हैं। वहीं कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि म्यूचुअल फंड बिलीव कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव होगा। ये ट्रेंड सिर्फ एक या दो म्यूचुअल फंड में नहीं है, ये सभी म्यूचुअल फंड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो एक साफ ट्रेंड ना होकर के एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन बन रहा है। टेक्नोलॉजी सेगमेंट को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड का कॉन्फिडेंस टेक्नोलॉजी सेगमेंट में डिक्रीज हो रहा है। सभी ने यहाँ सब्सटैंशियल रिडक्शन किए हैं और सबसे शॉकिंग है मोतीलाल ओसवाल का रिडक्शन। वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा हेवी वेट थे और उनका 9% से ज्यादा का रिडक्शन उनका आईटी कंपनीज में लो कन्विक्शन को बता रहा है। वहीं इन सब के बीच में पराग पारिक एक ऐसा फंड है जो थोड़ा सा अलग सोच रहा है। ये क्वाइटली आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब कोई नहीं कर रहा है। दिस टेल्स कि पराग पारिक बिलीव करता है कि इस फॉल के बाद आईटी एक वैल्यू बाय है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये पैसा मार्केट कैप वाइज कहाँ जा रहा है। इस पहले चार्ट को देखेंगे तो लार्ज कैप में स्लोली डिक्लाइन आना शुरू हुआ है और स्मॉल कैप में इंक्रीज होना शुरू हुआ है। ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक स्मॉल कैप के ओवर वैल्यूएशन की बात लगातार हो रही थी। इट सीम्स म्यूचुअल फंड को ये वैल्यूएशन अब रीजनेबल लगने लगी है। अगर इंडिविजुअल फंड में देखेंगे तो लार्ज और मिड में एक यूनिफॉर्म ट्रेंड मिसिंग है, बट स्मॉल कैप फॉर श्योर सभी के पोर्टफोलियो में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अगेन मोतीलाल ओसवाल के बेट काफी ड्रामेटिक हैं। ये मिड कैप से मनी मूव करके स्मॉल कैप और लार्ज कैप में ले जा रहे हैं। इन्वेस्को का भी थोड़ा सा सिमिलर ही ट्रेंड है, बट नॉट एज ड्रामेटिक एज मोतीलाल ओसवाल। एक पार्ट और मैंने देखने की कोशिश की कि ये फंड ऑन एन एवरेज लार्ज, मिड और स्मॉल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। यहाँ काफी डिफरेंट पिक्चर निकल करके आई। पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप ज्यादा लार्ज कैप हैवी फंड्स हैं। अदरवाइज बाकी सभी का लार्ज कैप डिस्ट्रीब्यूशन 50 to 60% के करीब है। ऑन एन एवरेज फंड्स में 64% लार्ज कैप, 17% मिड कैप और 18% स्मॉल कैप है। ये भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है बिकॉज स्मॉल कैप में मिड कैप से ज्यादा वेटेज है। ये भी ये बताता है कि म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप पर ज्यादा बेट कर रहे हैं। तो अगर फ्लेक्सी कैप के एनालिसिस की समरी करें
तो यहाँ इक्विटी में मूवमेंट तो और भी स्ट्रांगली विजिबल है। म्यूचुअल फंड्स इवन डेट से इक्विटी में भी पैसा मूव कर रहे हैं। इट मीन्स डेट से बेहतर रिटर्न तो ये एज्यूम करके ही चल रहे हैं। मेजर मनी डिफेंसिव सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक स्टॉक्स में जा रही है। मीन्स आउटलुक कॉशियस है बट लोकल ग्रोथ स्टोरी पर कॉन्फिडेंस है। आईटी पे कॉन्फिडेंस तो लूज होता दिख रहा है और स्मॉल कैप में इंटरेस्ट फिर से आने लगा है। तो ऑल इन ऑल इस एनालिसिस से काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट निकल के आती हैं। बहुत से पॉइंट तो मेरे लिए भी रिवीलिंग थे। मोतीलाल ओसवाल के मैसिव मूव्स, पराग पारिक का कॉन्ट्रेरियन बेट, व्हाइट ओक का डिफेंसिव बेट, ये सारे नए इंसाइट रहे हैं। अब इन इंसाइट का कोई फायदा नहीं अगर हम उनसे कोई बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएं। तो मेरे लिए इन सब एनालिसिस का ये कंक्लूजन है कि मैं म्यूचुअल फंड के क्लूज लेकर के अपना अपॉर्चुनिटी फंड पूरा डिप्लॉय करने वाला हूं। अब सिग्निफिकेंट कैश पे बैठे रहने का टाइम नहीं है। इक्विटी सबसे प्रिफर्ड चॉइस है और कोई भी फ्रेश मनी इस समय सिर्फ इक्विटी में ही मूव होगी। जैसे मल्टी एसेट में दिख रहा है, गोल्ड में मैं इन्वेस्टमेंट रिड्यूस तो नहीं करूंगा बट वहां मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूं। एक रेगुलर एसआईपी स्टिल ओके। स्मॉल कैप में स्लोली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना मेरे लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा मैं देख रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड अभी भी डिफेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स वो अभी भी थोड़े कॉशियस हैं। इट मीन्स कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग अलॉन्ग विद इंडिया इन्वेस्टिंग इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी ग्लोबल इन्वेस्टिंग की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो विंटवेल्थ जरूर ट्राई करके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.